प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +1 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत संरचना तथा भू आकृति विज्ञान हमारा टॉपिक चल रहा था। इस अध्याय के अंतर्गत हम बात कर रहे थे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। और इसके अंतर्गत कुछ पार्ट की बात की हमने, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, तीसरा हम बात कर रहे थे दार्जिलिंग तथा सिक्किम हिमालय की बात कर रहे थे। दार्जिलिंग तथा सिक्किम हिमालय के अंतर्गत हमने कुछ विशेषताओं के बारे में देखा था कि किस प्रकार से इसका विस्तार पाया जाता है। ये हमने बात की थी यहाँ तक कश्मीर हिमालय की, फिर हमने बात की थी यहाँ पर हिमाचल हिमालय की, और फिर हम बात कर रहे थे यहाँ तक ये नदी थी काली नदी, और तीस्ता नदी से थोड़ा सा आगे की ओर बात कर रहे हैं हम। तो ये हमने बात की पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में बात करें तो भूटान हिमालय। हमने कुछ पर्वत श्रेणियों की भी बात की थी इसमें। फिर हमने बात की थी यहाँ के जनजातीय क्षेत्र लेप्चा के बारे में। फिर मिश्रित जनसंख्या के बारे में देखा था कि दक्षिणी भारत से सटा हुआ जो प्रदेश है उस प्रदेश में किस प्रकार की जनसंख्या निवास कर रही है और इसके आसपास के क्षेत्रों में किस प्रकार से जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए, जो नेपाल हिमालय है, इस नेपाल हिमालय के अंतर्गत पर्वतीय जो क्षेत्र मिलते हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती है। यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उस मानसून से यहाँ लगातार वर्षा होती हैं, और यहाँ का जो ढाल है वो मध्यम है। लेकिन किस प्रकार का है, मध्यम ढाल। ये जल का ढाल है लेकिन साथ साथ में क्या है, गहरा है। ढाल मध्यम है लेकिन उसकी गहराई क्या है, अधिक है। ये जो गहराई है, इस गहराई की बात कर रहा है, ढाल मध्यम है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्थलाकृति बताई गई है। वो स्थलाकृति क्या है, वो स्थलाकृति है द्वार। और द्वार किसे कहते हैं, देखिए, द्वार एक स्थलाकृति बताई गई। द्वार स्थलाकृति का तात्पर्य किससे है, याद रखना, उत्तर के विशाल मैदान से तात्पर्य है। ये शब्द यहाँ हिमालय में आ गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है कि द्वार जो सब स्थलाकृति हैं वो स्थलाकृति किसकी हैं, उत्तर के विशाल मैदान की स्थलाकृति है। और द्वार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, देखिए, ये इस प्रकार से जब हम विभाजन करते हैं तो लास्ट पार्ट किसका आता है, हिमालय के अंतर्गत शिवालिक का। जब नदियाँ ऊपर से नीचे के क्रम में उत्पन्न होती हैं तो शिवालिक का जो शेष पार्ट है हम कह सकते हैं जलोढ़।
जलोढ़ क्या होते हैं? जल के द्वारा या नदी के द्वारा जो निक्षेप पदार्थ होती हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। जब नदियां साथ में निकलती हैं तो क्या कंकड़ जो पत्थर होती हैं, कंकड़ पत्थर, इन कंकड़ पत्थरों को और साथ साथ में मिट्टी को और अन्य तत्व भी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। ये यहाँ से निकलने वाली नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से शिवालिक के जस्ट आगे क्या हो जाती हैं? ये कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बाबर या भांबर, ये नाम दिया जाता है। और इस भांबर और बाबर को क्या कहा जाता है? शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। अब यही भाबर क्या कहलाता है? द्वार कहलाता है। कहाँ पर कहलाता है? याद रखना, भाबर क्षेत्र को पश्चिमी बंगाल में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। बस यही स्थलाकृति हैं जिसके बारे में हमें देखना था। ठीक है, अब इसके बाद में एक हिमालय और आता है, अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय के विस्तार की बात करेंगे तो देखिए, जो लास्ट टर्निंग पॉइंट क्या था हमारा? भूटान हिमालय था। ये लास्ट पार्ट जो था ये भूटान हिमालय का। इससे आगे बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे। यहाँ पर एक दर्रा स्थित है, दीफू। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा है। और ये दीफू दर्रा कहाँ पर है? कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी जो सीमा हो गई या इसका जो विस्तार हो गया वो भूटान हिमालय से लेकर दीफू दर्रे तक माना जाता है। अब देखिए, मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसकी बात की मैंने नंगा पर्वत, और लास्ट मैंने यहाँ पर बात की नमचा बरवा। तो इस अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये जो नमचा बरवा है ये एक पर्वतीय श्रेणी के रूप में है, और इसके साथ साथ में एक पर्वत श्रेणी और भी मिलेगी आपको, कांगतू। क्या मिलेगी? कांगतू। ये पर्वत श्रेणी भी किसकी है? अरुणाचल हिमालय की है। और इसके अंतर्गत क्या विशेषता मिलती है? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से मानसरोवर झील से इस प्रकार तिब्बत से होते हुए एक नदी प्रवेश करती हैं अरुणाचल प्रदेश से, और फिर वो आगे किससे मिल जाती हैं? गंगा से मिल जाती है, और यहाँ पर एक आगे जाकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो नदी हैं, ये कौन सी नदी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत क्या होता है कि इसकी जो दिशा है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में नदियां बहती हुई नजर आती है, और किसका निर्माण करती हैं? गोर्ज। किसका निर्माण करती हैं? गोर्ज का निर्माण करती हैं। ये गोर्ज क्या होता है? हिंदी में देखिए, इसको क्या बोलते हैं? महाखड्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाखड्ड। तो नदी जब शुरुआती दौर में बहती हैं तो उस समय
नदी के जल का जो बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस बहाव के कारण क्या होता है, नीचे की जो चट्टान होती हैं वो कटती चली जाती है। पहले वी आकार की घाटी बनेगी, फिर क्या होगा, एक बड़ा सा खड्डा नजर आएगा। इस खड्डे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस खड्डे को कहते हैं गोर्ज। और गोर्ज से पहले एक आकृति और बनती है, ये वी आकार की बनेगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, इस प्रकार से ये साइड की जो तली हैं ये कटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये वी आकार की थी और अब क्या हो गई है, ये आई आकार की हो गई है। तो गोर्ज से पहले की जो आकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, केनियन बोलते हैं। तो यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम ये समझेंगे कि गोर्ज क्या होता है। ये नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति के रूप में पढ़ा जाता है। अब देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी अपनी सहायक नदियों के साथ में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सहायक नदियों के बारे में बता रखा है, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सारी की सारी क्या हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कौन सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी और लोहित। ये नदियां बारहमासी बहती हैं और इन नदियों के जल का तेज बहाव होने के कारण यहाँ पर कुछ विद्युत के टरबाइन लगाए हुए हैं। जिस प्रकार से ये जल तेजी से यहाँ गिरता है, उस तेज गति से क्या है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किस क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में कुछ जनजातीय लोग निवास करते हैं। इस अरुणाचल हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ जनजातीय लोग निवास करते हैं। उन जनजातीय लोगों के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ये हम बात करेंगे। देखिए, अबोर जनजाति, मिसमी, नागा, ये सारी की सारी जनजाति किस हिमालय में निवास कर रही है, अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत निवास कर रही है। और ये जो जनजातियां हैं, ये अपना जो जीवन निर्वाह है वो किस प्रकार से करती हैं। ये नहीं कि यहाँ पर कोई व्यापारी क्षेत्र है या औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर ये अपना व्यवसाय पूर्ण करते हैं, ऐसी बात नहीं। ये जो जनजातीय लोग हैं ये कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि। या इस कृषि को बोला जाता है झूम कृषि। क्या कहते हैं, झूम कृषि। या इस कृषि का एक अन्य नाम और है स्लेश एंड बर्न। या इस कृषि को हम ये कह सकते हैं कर्तन व दहन कृषि। एक ही कृषि के बहुत सारे नाम हैं, श्लेष और बर्न। श्लेष कर्तन, काटना, बर्न जलाना, दहन। ये हिंदी अनुवाद है इसका। अब रियलिटी ये कृषि होती क्या है, इसके बारे में देखेंगे। किसे कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि, किसे कहते हैं हम श्लेष एंड बर्न कृषि। नाम अलग अलग हैं, सिर्फ क्या है, नाम में परिवर्तन है, बाकी सारी की सारी चीज़ें एक जैसी हैं। ये एक क्षेत्र था, जनजातीय क्षेत्र था, और यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, वन है, जंगल है। उन्हीं जंगलों में ये जनजातीय लोग निवास करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, इतने एरिए को, यहाँ से जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों को क्या कर लेंगे, काट लेंगे। काटने के बाद में
उन पेड़ों को काटकर और फिर क्या किया जाता है, जलाकर। काटते हैं फिर जलाते हैं, और जो राख बचती हैं, शेष पदार्थ, राख, जो राख बचती हैं, उस राख का उपयोग भूमि के उपजाऊपन के लिए किया जाता है। काटकर जलाकर उसके बाद में इस क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। 2 या 3 वर्ष तक ये कृषि करते हैं। उसके बाद में यहाँ इस भूमि का उपजाऊपन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कैसे कि धीरे धीरे उत्पादन की जो क्षमता है, उस क्षमता में क्या आने लगता है, गिरावट आने लगती है। तब ये लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, फिर आगे वाले क्षेत्र को इसी प्रकार से काटकर जलाकर खेती करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, फिर यहाँ उपजाऊपन खत्म हुआ तीसरे पर, और फिर चौथे पर। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ये स्थानांतरित, ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। झूम झूम कर ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार से, और ये जो क्षेत्र हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति या हम बायोडाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, जीव जंतुओं के विभिन्नताओं की बात करते हैं, तो उस दृष्टि से ये बिल्कुल समृद्ध क्षेत्र पाया जाता है, याद रखें। तो इस प्रकार से हमने हिमालय के बारे में देखा था। अब इसका एक शेष पार्ट रह गया है, 5वां पार्ट, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, वो हम देखेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या उत्तरी पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं। लास्ट पार्ट की हम बात करेंगे। लास्ट पार्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय। और मेघालय में 3 चीज़ें प्रमुख हैं, याद रखना, आगे भी आती है। 3 पहाड़ियाँ हैं इसी क्रम में, सेम इसी क्रम में एक साथ, गारो, खासी, जयंतिया। पहली का नाम है गारो, दूसरी का नाम है खासी, तीसरी का नाम है जयंतिया। मेकरी, रेगमा। मेकरी और रेगमा आगे असम के क्षेत्र में है। ये मेकरी, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो ये 3 जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और आगे हैं मेकरी और रेगमा। ये तो 2 राज्यों की बात की हमने। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इस अरुणाचल प्रदेश की। इस प्रकार से 5 श्रेणियां आपको, पर्वत श्रेणियां दिखाई देगी। पहली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 नंबर डाफला, 2 नंबर मीरी, 3 नंबर अबोर, 4 नंबर मिसमी
और 5 नंबर पटकाई बूम, पटकाई बूम, बूम। ये 5 पर्वत श्रेणियां पूर्वांचल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में हमें दिखाई देती हैं। अब लास्ट जो नीचे का क्षेत्र है, इसके नीचे का क्षेत्र है, देखिए स्टेट आपको याद होने चाहिए। इसके नीचे का क्षेत्र है नागालैंड, मणिपुर, और नीचे का जो क्षेत्र है आधा इधर है, ये त्रिपुरा हो गया इस साइड में बांग्लादेश के समीप, और ये हो गया मिजोरम। ये अब नागालैंड में एक पहाड़ी पाई जाती है इसी प्रकार से, नागा पहाड़ी। ठीक है, नागा जनजाति की भी बात की हमने। फिर मिजोरम में कुछ पहाड़ी हैं इस प्रकार से इसी क्रम में फैली हुई हैं। मिजो पहाड़ी, मिजो, लुसाई और ब्लू माउंटेन। मणिपुर में एक झील का वर्णन आता है, लोकटक झील या लोकटाक, इस प्रकार से मिलेगा आपको, लोकटाक झील। ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। तो देखिए, हम पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करते हैं तो हमारी बुक में जो नदियों का वर्णन दिया गया है, उन नदियों का वर्णन तो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का वर्णन यहाँ पर हमें कम मिल रहा है। तो याद रखिए, आप कभी भी +2 में भी जाएंगे, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कहीं तक चले जाना, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, ये इस प्रकार की पहाड़ियाँ पता है, तो आपको PG लेवल तक ये बता देता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप MA करोगे, वहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसी क्रम में इन पहाड़ियों को याद रखते हो। तो हम रियलिटी जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, वो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं जिनकी हम बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।